Hello everyone. In today's lecture we are going to revise Hindu Marriage Act. तो कल के लेक्चर में हमने हिंदू मैरिज एक्ट की रिवीजन स्टार्ट की थी। अप टू वी हैव कंप्लीटेड अप टू सेक्शन 13 डाइवोर्स तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था डाइवोर्स का सम पार्ट। सो फर्दर ऑन विल डिस्कस व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द वाइफ जिससे कि वो मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है। तो अगर आपका फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया है, ठीक है, रिवीजन का, देन द रिकॉर्डर इज़ अवेलेबल टू यू। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उससे वॉच कर सकते हो। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो फॉर योर स्पेशल फ्री क्लासेस एंड प्लस क्लासेस एंड अदर अपडेट्स रिगार्डिंग योर एग्जाम. And there is a special offer that is running on Unacademy. If you want to take the subscription of Unacademy, then you can just use this code. You can save up to 20% off, and this offer is valid only ये सिर्फ आज के लिए ही valid है. So what we were studying is the topic of divorce. Divorce is given under section 13 में हमें divorce का दिया हुआ है. तो 13(1) में जो आपको grounds दिए हुए हैं divorce के, that is available to both husband and wife, दोनों उसके basis के ऊपर जो है divorce ले सकते हैं. बट 13(2) में देर आर ग्राउंड्स दैट आर प्रोवाइडेड. इन ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर सिर्फ वाइफ जो है वो डाइवोर्स फाइल कर सकती है, ठीक है. हस्बैंड को ये ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है. देर आर 4 grounds that are given under this section, that is 13 subsection 2. So this says a wife may also present a petition for the dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground of what? In the case of any marriage solemnized before the commencement of this act, अगर हस्बैंड ने, ठीक है, कोई भी मैरिज सॉल्मनाइज हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले, अगर हस्बैंड ने दोबारा से शादी कर ली है बिफोर सच कमेंसमेंट, और दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ सॉल्मनाइजेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द पिटिशनर, देन द वाइफ कैन फाइल फॉर द डाइवोर्स. तो इन केस ऑफ एनी मैरिज, अगर कोई बिफोर इस एक्ट के आने से पहले अगर हस्बैंड ने जो है दोबारा से शादी कर ली है, या फिर एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर द कमेंसमेंट वाज अलाइव, ठीक है, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ अलाइव थी एट द टाइम ऑफ सोलनाइजेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द पिटिशनर, बट इस केस में ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन. तो इन केसेस में जो है, ठीक है, वाइफ अलाइव होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन. अगर हस्बैंड गिल्टी है सिंस द सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज, अगर उसने कोई रेप किया है, सोडोमी की है, या फिर ही हैज़ कमिटेड बेस्टियलिटी, देन द वाइफ कैन फाइल फॉर डाइवोर्स. द थर्ड ग्राउंड इज इन एनी सूट, इफ देर इज ए सूट दैट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, या कोई प्रोसीडिंग है मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के अंडर अगर कोई सूट फाइल किया गया है, या फिर देर इज अ दैट इज सेक्शन 488 ऑफ द सीआरपीसी भी. So decree or order, as the case may be, has been passed against the husband, awarding maintenance to the wife that she was living apart. कि जब से ये कोर्ट ने जो है सूट पास किया है तो वह हस्बैंड एंड वाइफ जो है अलग रह रहे हैं. एंड सिंस द पासिंग ऑफ द डिक्री, उन दोनों के बीच में अगर कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है, कोई भी रिजम्पशन नहीं हुई है 1 साल तक या फिर 1 साल से ऊपर हो गया है, देन द वाइफ कैन फाइल फॉर अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स. द नेक्स्ट इज, ये हम मुस्लिम लॉ में भी पढ़ते हैं, दैट इज ऑप्शन ऑफ पुबर्टी. बट यहाँ पे हिंदू लॉ में क्या दिया हुआ है कि अगर उसकी मैरिज, एंड यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ठीक है, वेदर मैरिज इज कॉन्ज्यूमेटेड और नॉट, दिस डज नॉट मैटर. बट वेयर एज अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें, इफ वी कंपेयर दिस विद द मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम लॉ में ऑप्शन ऑफ पुबर्टी जो दिया हुआ है, वहाँ पे मैरिज, टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, द मैरिज मस्ट नॉट बी कॉन्ज्यूमेटेड. बट यहाँ पे मैटर नहीं करता है whether the marriage is consummated or not. So if he has been given in marriage before she has attained the age of 15 years, ठीक है, उसकी मैरिज कब हुई, 15 साल की एज के पहले, and she has repudiated the marriage, ठीक है, उसने मैरिज को repudiate कर सकती है after attaining that age but before attaining the age of 18 years. So that does not matter whether the marriage is consummated or not, she has a right, ठीक है, वो डिक्लेयर डाइवोर्स के लिए जो है वो फाइल कर सकती है. बट अंडर द मुस्लिम लॉ द कंडीशंस वर दैट द मैरिज मस्ट नॉट बी कॉन्ज्यूमेटेड. सो दीज आर द 4 ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द वाइफ कैन फाइल अ डाइवोर्स. Next is section 13E. Section 13E says that in any proceeding under this act, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के अंडर ऑन ए पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स,
ठीक है, एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट आर मेंशन्ड, कौन से ग्राउंड्स जो मेंशन किए गए हैं क्लॉज 2, क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 में। तो कौन सी थी? क्लॉज 2 में व्हाट इज गिवन वाज कन्वर्जन, क्लॉज 6 में रिनंसिएशन, and clause 7 में what was this? If the husband or wife has not been heard for a period of 7 years, ठीक है, अगर 7 साल से उनके बारे में नहीं सुना है, so these are the 3 grounds. So this says कोई भी प्रोसीडिंग अगर दिस एक्ट में है, ठीक है, अगर कोई भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिक्री ऑफ डाइवोर्स के लिए कोई पिटीशन फाइल की गई है, तो द कोर्ट एक्सेप्ट ऑन दीज ग्राउंड्स, कोर्ट जो है कोई भी और द कोर्ट में इफ इट कंसीडर्स इट जस्ट टू डू सो हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, court instead of passing a divorce decree, the court can pass a decree for judicial separation also. कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी पास कर सकता है. सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव रिलीफ दैट इज गिवन इन द डाइवोर्स प्रोसीडिंग, एक्सेप्ट इन दीज 3 केसेस, अगर पार्टी जो है कन्वर्ट कर देती है किसी और रिलीजन में, इफ दैट हैज अनाउंस द वर्ल्ड, और if the husband or wife has not been heard for a period of 7 years. Next is divorce by mutual consent. Section 13B deals with the divorce by mutual consent से divorce कैसे ले सकते हैं husband and wife. तो सेक्शन 13B जो है दिस वाज एडेड इन 1976 में, इसको जो है ऐड किया गया था. तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन दिस इज कोई भी पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दैट मे बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों पार्टीज टू द मैरिज टुगेदर, चाहे मैरिज सॉल्वनाइज हुई है बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976, इस ग्राउंड के ऊपर कि वो सेपरेटली रह रही हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, ठीक है, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर एंड दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व, एंड उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया है मैरिज डिसॉल्व करने के लिए. तो किस ग्राउंड के ऊपर? कि वो सेपरेटली रह रही हैं 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, ठीक है, वो साथ में नहीं रह सकते हैं, दैट दे हैव म्यूचुअली एग्रीड, उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया है दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व. तो ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टीज के मोशन के ऊपर, नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड नॉट लेटर देन 18 months आफ्टर द सेट डेट. तो जब पार्टीज ने ठीक है पिटीशन फाइल कर दी 6 महीने से पहले नहीं, नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, एंड 1 साल तो ऑलरेडी उनको हो गया है सेपरेटली रहते हुए, सो नॉट लेटर देन 18 months फॉर द सेट डेट. तो अगर पार्टीज ने सपोज जो है उन्होंने जैन में पिटीशन फाइल की, ठीक है, तो 6 months तक कोर्ट जो है डिक्री पास नहीं करेगी, ठीक है, 6 months तक जो है यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड दिया हुआ है. सो द कूलिंग ऑफ पीरियड दैट इज गिवन इज ऑफ 6 months, बट जो ये कूलिंग ऑफ पीरियड है दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज डायरेक्टरी. देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट जिसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी थी, दैट इज अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के केस में कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि कब जो ये 6 months का पीरियड दिया हुआ है इसको वेव ऑफ किया जा सकता है. So this says on the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition and not later than 18 months after the said date if the petition is not withdrawn. अगर petition withdraw नहीं हुई उस मीन टाइम में, तो कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, that the marriage has been solemnized and that the avertments in the petition are true, कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर सकती है, डिक्लेयरिंग ये डिक्लेयर करते हुए दैट द मैरिज टू बी डिसॉल्व विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, मैरिज को डिसॉल्व किया जाए विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री. तो अगर किसी ने भी डाइवोर्स फाइल करना है म्यूचुअल कंसेंट से, तो पार्टीज जो हैं सेपरेटली रह रही हैं, ठीक है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा से, एंड वो साथ में नहीं रह सकती हैं, इफ दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल कर सकती हैं. बट दोनों पार्टीज के कोर्ट को मूव करने के बाद कोर्ट जो है 6 months तक कोई भी कोर्ट जो है कोई डिक्री नहीं पास करेगी. अब द पिटीशन इज नॉट विदड्रॉन, द कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद दोनों पार्टीज को कि जो भी पिटीशंस फाइल की गई हैं, जो भी अवर्टमेंट्स पिटीशन में है वो ट्रू हैं, तो कोर्ट डिक्री पास कर देगी टू डिसॉल्व द मैरिज विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री. Now, whether the petition for divorce can be presented within 1 year of marriage. So, Section 14 deals with this.
This says no petition for divorce to be presented within 1 year of marriage. So this says it shall not be competent for any court. ये competent नहीं है किसी भी कोर्ट के लिए कि वो entertain करे किसी भी petition को मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, अनलेस जब तक कि 1 साल जो है वो इलैप्स ना कर जाए सिंस द डेट ऑफ मैरिज। तो 1 साल के बाद जो पार्टीज हैं वो डाइवोर्स के लिए डिक्री फाइल कर सकती है। बट दिस फर्दर सेज दैट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कोर्ट इसको अलाउ कर सकता है। दिस द कोर्ट मे अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट in accordance with the rules that may be made by the High Court on behalf allow a petition to be presented before 1 year has elapsed। इस दिन से since the date of marriage इस ground के ऊपर that the case is one of the exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, but if appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of the marriage। तो वैसे तो 1 साल के अंदर अंदर कोई भी कोर्ट जो है ठीक है वो अलाउ नहीं करेगी, कोई भी पर्सन 1 साल के अंदर अंदर जिस दिन से मैरिज होती है ठीक है डाइवोर्स के लिए वो नहीं फाइल कर सकता। बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकती है ठीक है बिफोर द elapsing of 1 year since the date of marriage। so this is what is given in your section 14। तो डाइवोर्स्ड पर्सन्स कब रीमैरी कर सकते हैं, दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 15। तो अगर कोई कोर्ट ने डिसॉल्व कर दी मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ठीक है एंड कोई भी राइट ऑफ अपील नहीं है या राइट ऑफ अपील अगर है तो वो या तो एक्सपायर हो गया है या फिर अगर पार्टीज ने अपील प्रेजेंट की थी वो डिसमिस हो गई है, देन उसके बाद पार्टीज जो हैं किसी और से शादी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया तो पार्टीज इमीडिएटली रीमैरी नहीं कर सकती हैं। तो राइट ऑफ अपील नहीं होना चाहिए, अगर अपील का राइट है वो या तो एक्सपायर होना चाहिए या फिर पार्टीज ने अगर प्रेजेंट किया था तो वो डिसमिस होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज रिटन अंडर सेक्शन 15। दिस सेज व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स एंड ईदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील, या तो कोई राइट ऑफ अपील नहीं है अगेंस्ट द डिक्री, और इफ देयर इज सच राइट ऑफ अपील द टाइम फॉर अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड without an appeal having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the marriage to marry again। ये lawful है पार्टी के लिए कि वो दोबारा से मैरिज कर सकती है। So whether the children born out of void and voidable marriages, क्या वो children legitimate होते हैं या illegitimate होते हैं? So this is clarified by section 16। This says कि चाहे marriage null and void है, ठीक है, what we have read under section 11। तो एनी चाइल्ड ठीक है कोई भी चाइल्ड चाहे वो वॉइड मैरिज से हुआ है चाहे वो वॉइडेबल मैरिज से हुआ है, सो दैट इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड, वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड हो। तो नॉट विथस्टैंडिंग दैट द मैरिज इज नल एंड वॉइड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, नॉट विथस्टैंडिंग का क्या मीनिंग है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11 एनी चाइल्ड कोई भी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैड बीन वैलिड शैल बी लेजिटिमेट whether such child is born before or after the commencement of the marriage law, Amendment Act 1976, and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, and whether or not marriage is held to be void otherwise than on a petition under this act। So the children, चाहे वो void marriage का है या वो voidable marriage का है, that is legitimate। This further says that where a decree of nullity is granted, वी नो दैट कि वॉइड मैरिजेस के लिए ठीक है कोई भी डिग्री उनको ख़त्म करने के लिए मैरिजेस को कोई भी आपको डिग्री ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, रादर नल एंड वॉइड। बट वॉइडेबल मैरिज में द डिग्री इज रिक्वायर्ड, सो वेयर अ डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइडेबल मैरिज, वी नो दैट सेक्शन 12 में जो है ग्राउंड दिए हुए हमें वॉइडेबल मैरिज के जो हमने कल पढ़े थे। तो अगर कोर्ट ने डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट कर दी इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन 12, एनी चाइल्ड दैट इज बिगॉटन और कंसीव्ड बिफोर द डिग्री इज मेड, ठीक है, जो बिगॉटन हुआ या कंसीव हुआ कोर्ट की डिग्री पास करने से पहले वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा पार्टीज का। If at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be their legitimate child, notwithstanding the decree of nullity। But
What is the right of such a child in the property of the parents? तो अगर कोई चाइल्ड वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से है, वी नो दैट दैट इज लेजिटिमेट, बट व्हाट इज वो प्रॉपर्टी जो है किसकी एक्वायर कर सकते हैं? So that is given under section 16 subsection 3. So this says nothing contained in subsection 1 and subsection 2 shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is null and void, or which is annulled by a decree of nullity under section 12. Any right in or to the property of any person other than the parents in any case where before the passing of this act such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents. तो ऐसे चाइल्ड का राइट जो है वो सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी में होगा? वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में होगा, किसी और प्रॉपर्टी में नहीं होगा। तो उसका कोई भी राइट को पर्सनली प्रॉपर्टी में नहीं होगा। So what is written is there, any right in or to the property of any person other than the parents. Such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents. तो अगर कोई भी बाइगैमी करता है, ठीक है, बाइगैमी का मतलब क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर ऑलरेडी मैरिड एंड ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ देयर मैरिज दे मैरी समवन एल्स, ठीक है, ए ने किसी और से शादी कर ली या बी ने किसी और से शादी कर ली, तो दैट इज कि उन्होंने बाइगैमी कमिट की है। तो सेक्शन 17 इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। दिस सेज एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदू सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेक्ट इज वॉइड। वो वॉइड होगी इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज ईदर पार्टी हैड अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग। तो ऐसी मैरिज की कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी। वाई? बिकॉज जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, वो पॉलीगैमी को अलाउ नहीं करता है, ना ही पॉलीएंड्री को। दैट अलाउस ओनली मोनोगैमी। So any marriage that is between two Hindus solemnized after the commencement of the sect. What is written here is after the commencement of the sect. Why? Because इस एक्ट के आने से पहले मे बी कोई कस्टम एंड यूसेज होगा, ठीक है, किसी की 2 बीवियां होंगी, हो सकता है किसी की 2 वाइफ्स हों, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो उसको फिर मैरिजेस को वॉइड नहीं कर देगा। सो दैट्स वाई दिस इज रिटन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेक्ट इज वॉइड if at the date of such marriage either party has a husband and wife living, and provisions वहाँ पे सेक्शन 494 495 आईपीसी की अप्लाई कर जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे हमें इसके रिगार्डिंग जो है पनिशमेंट्स दी हुई है। तो अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है कंडीशंस को दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 में वी हैव रेड द कंडीशंस, हमने पढ़ी थी कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। तो अगर कोई भी उन कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन करता है, तो व्हाट इज द पनिशमेंट गिवन इज दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8। So this says every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the conditions that are specified in clause 3, 4 and 5 of section 5. What was given is clause 3. Clause 3 में हमें क्या दिया हुआ था कि वी नो दैट कि हिंदूज के लिए, ठीक है, अगर मैरिज की जो एज है गर्ल 18 साल की होनी चाहिए, ठीक है, बॉय शुड बी ऑफ 21 ईयर्स। तो हिंदू मैरिज एक्ट इज साइलेंट रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिज, बट दिस सेज अगर कोई भी इससे कम एज में शादी करता है तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 एंड दैट इज क्लॉज 4 अगर कोई भी स्पिंडास हैं या फिर इफ दे आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज। So in case of contravention of the condition that is specified in 5(3) of section 5, that is अगर वो 18-21 साल से कम है तो simple imprisonment दी हुई है। So there the simple imprisonment is given which may extend to, जो कहाँ तक extend हो सकती है, which may extend to 2 years, जो 2 साल तक extend हो सकती है, and which may extend to 1 लाख रुपीज फाइन, ठीक है, जिसका 1 लाख रुपीज फाइन हो सकता है या फिर दोनों चीजें। अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है कंडीशंस को दैट इज गिवन इन क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5, दैट इज पिंडास में शादी की या प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी की, देन उसकी पनिशमेंट जो है दैट कैन एक्सटेंड टू 1 मंथ एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज या फिर दोनों चीजें। So to which the court the petition shall be presented. So every petition under this section, under this Hindu Marriage Act shall be presented
टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, या तो मैरिज पार्टीज की जहाँ पे सॉल्मनाइज हुई है वहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रिजाइड कर रहे हैं, या फिर पार्टीज जिस जगह पे लास्ट इकट्ठी रही थी, या फिर द petitioner is residing at the time of the presentation of petition in a case where the respondent is at that time residing outside the territories to which this extends or has not been heard of being alive for a period of 7 years or more by those persons who would have naturally heard of him if he were alive. तो कहाँ पे पिटीशन फाइल की जा सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे या तो पार्टीज लास्ट रह रही थी, या फिर यहाँ पे उनकी मैरिज हुई, या फिर रिस्पोंडेंट पिटीशन के टाइम यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, या फिर अगर वाइफ पिटीशनर है, ठीक है, देयर इज वन अनदर ग्राउंड इज अगर वाइफ पिटीशनर है देन जहाँ पे वो रिसाइड कर रही है, ठीक है, केस वहाँ पे फाइल होगा। इफ द पिटीशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, ठीक है, यहाँ पे या फिर पिटीशन रिसाइड कर रहा है इन सारे केसेस में। तो कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन, तो एवरी पिटीशन जो भी इस एक्ट में प्रेजेंट की जाएगी शेल स्टेट एज डिस्टिंक्टली एट द नेचर ऑफ द केस परमिट्स द फैक्ट्स ऑन विच क्लेम द रिलीफ इज फाउंडेड, दैट कोई भी कल्यूजन नहीं है पिटीशनर एंड अदर पार्टी में टू द मैरिज। स्टेटमेंट्स जो भी कंटेंट होंगी पिटीशन में उनको वेरीफाई करेगा पिटीशनर या फिर कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, जो कि लॉ रिक्वायर करता है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड मे एट द हियरिंग बी रेफर टू एज एविडेंस। तो पावर टू ट्रांसफर पिटीशन, तो किसके पास पावर है पिटीशंस को ट्रांसफर करने की? दैट इज गिवन इन सेक्शन 21। तो पिटीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट की गई है जिसकी जुरिस्डिक्शन है बाय पार्टी टू ए मैरिज प्रेइंग फॉर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 और फॉर अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13, या फिर कोई और पिटीशन है अंडर दिस एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड देयर आफ्टर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज praying for a decree for judicial separation under section 10 or for a decree of divorce under section 13 on any ground, whether in the same court or in different courts in the same state or in a different state, the petitions shall be dealt with। कैसे उनको डील किया जाएगा? दैट इज गिवन इन सबसेक्शन 2। तो दैट सेज कि अगर पिटीशंस प्रेजेंट की गई हैं सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो दोनों पिटीशंस को साथ में ट्राई किया जाएगा एंड साथ में सुना जाएगा। अगर पिटीशंस प्रेजेंट की गई हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो द पिटीशनर जो बाद में प्रेजेंट की है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे अर्लियर पिटीशन थी। व्हाट दिस सेज इज इफ द पिटीशन वाज प्रेजेंटेड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द पिटीशन प्रेजेंटेड लेटर shall be transferred to the district court in which the earlier petition was presented, एंड दोनों पिटीशंस को साथ में सुना जाएगा एंड कोर्ट उनको जो है डिस्पोज ऑफ कर देगी। सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। तो इन केस द अगर पिटीशंस प्रेजेंट की गई हैं सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, तो दोनों को साथ में सुना जाएगा। अगर डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो जहाँ पे बाद में पिटीशन प्रेजेंट की गई थी उसको अर्लियर जहाँ पे पिटीशन है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। So there is a special provision that is given relating to trial and disposal of petitions under this act. तो एवरी पिटीशन, ठीक है, कोई भी पिटीशन जो इस केस में इस एक्ट के अंडर है उसको जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल सॉल्व किया जाएगा एंड दैट विल बी कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द पिटीशन ऑन द रिस्पोंडेंट। एंड अगर कोई भी अपील है, ठीक है, दैट शैल बी हर्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल and that shall be made to conclude the hearing within 3 months। and hearing जो है 3 महीने में conclude होगी किस दिन से? from the date of service of notice of appeal on the respondent। next is that is documentary evidence। this says no document shall be inadmissible। कोई भी document inadmissible नहीं होगा in evidence in any proceeding at the trial of the petition under this act on the ground that it is not duly stamped and registered। इस ग्राउंड के ऊपर कि ये duly stamped and registered नहीं है। This says no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of the petition इस ग्राउंड के ऊपर, किस ग्राउंड के ऊपर? that this is not duly stamped or registered।
प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इन कैमरा होंगी एंड वो दे मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। तो एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, ठीक है, इन कैमरा प्रोसीडिंग होंगी एंड लॉफुल नहीं है कि ऐसे कोई भी पर्सन को प्रिंट या पब्लिश कर सके इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग एक्सेप्ट अगर कोई जजमेंट है हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, उसको प्रिंटेड या पब्लिश किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन के साथ। अगर कोई भी पर्सन प्रिंट करता है या पब्लिश करता है ऐसे मैटर को इन कॉन्ट्रावेंशन, तो उसके लिए पनिशमेंट हमें प्रोवाइड की गई है दैट मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। डायरेक्टली आपको सेक्शन भी याद रखना है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा होंगी एंड उनको प्रिंट या पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं दैट कैन बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। So next is that is maintenance during the pendency of proceedings and expenses। तो अगर कोई भी प्रोसीडिंग इस एक्ट में चल रही है, अगर ये कोर्ट को अपीयर होता है कि इधर चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है, इन केस ऑफ बोथ, ठीक है, वाइफ भी हस्बैंड भी जो है क्लेम कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ कर सकती है, हस्बैंड भी कर सकता है कि उनके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जो सफिशिएंट हो उनको सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए ऑफ द प्रोसीडिंग। तो इट में एप्लीकेशन पे चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है वो ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो पे करे पेटिशनर को द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम, ठीक है, एज रिगार्ड्स टू द पेटिशनर्स ओन इनकम एंड द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट अगर कोर्ट को ये रीजनेबल लगता है तो। So what the court can order on the application of husband and wife, कोर्ट हस्बैंड या फिर वाइफ के एप्लीकेशन पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly during the proceedings, ठीक है, कि अब किस चीज़ को देखेगी कोर्ट, पेटिशनर की इनकम क्या है एज वेल एज कि व्हाट इज द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट और अर्निंग सोर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर कोई भी एप्लीकेशन सेक्शन 24 में लगाई जाती है तो दैट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। कोर्ट को वो 60 डेज में डिस्पोज करनी होगी किस दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। किस दिन से डिस्पोज ऑफ करनी, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस। तो सेक्शन 24 एंटाइटल्स नॉट ओनली द वाइफ, दिस इज द सेक्शन जो एंटाइटल करता है ना ही सिर्फ वाइफ को बट दिस एंटाइटल्स ऑल्सो द हस्बैंड टू क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। क्या शो करना पड़ेगा दैट ही हैज नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, कि उसके पास कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेक्शन 25 डील्स विद सेक्शन 24 तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स वो शो कर रहा था। सेक्शन 25 डील्स विद परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो या इस सेक्शन में क्या है कि परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस जो है वो पार्टीज क्लेम कर सकती है। दिस इज एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन अंडर दिस एक्ट मे एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री और एट एनी टाइम ऑन एप्लीकेशन मेड, ठीक है, इधर हस्बैंड या वाइफ की एप्लीकेशन पे कर सकते हैं एप्लीकेंट को मेंटेनेंस एंड ग्रॉस सम, ठीक है, जो भी सफिशिएंट लगता है। तो 24 में ड्यूरिंग द पेंडेंसी, 25 में परमानेंट मेंटेनेंस, 26 डील्स विद द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। तो दिस सेज द कोर्ट में, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम कोर्ट कोई भी इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकती है जो भी कोर्ट को जस्ट एंड प्रॉपर लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन consistently with their wishes whenever possible and may after the decree upon application by petition make from time to time all orders provisions with respect to the custody, maintenance and education might have been made by such decree and interim orders। अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पेंडिंग द प्रोसीडिंग्स फॉर ऑब्टेनिंग द डिक्री, तो दैट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। तो वो 60 डेज में डिस्पोज ऑफ करनी होगी किस दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट। तो लाइक वी हैव सीन अंडर द एप्लीकेशन सेक्शन 24 में भी दैट इज ऑल्सो टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। Here also custody of children may be, this is also to be disposed of within 60 days।
नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। दिस सेज अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो कोर्ट कोई भी प्रोविजन बना सकता है जो भी कोर्ट को जस्ट एंड प्रॉपर लगे विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी जिसको प्रेजेंट किया गया है एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज, चाहे वो जॉइंटली बिलोंग करती है या ठीक है विच में बिलोंग जॉइंटली टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं तो कोर्ट जो है कोई भी प्रोविजंस बना सकता है जो भी कोर्ट को डीम एंड प्रॉपर लगता है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड। So when an appeal can be filed under this section, appeals from the decrees and orders, तो अगर कोई भी ऑल डिक्रीज जो भी कोर्ट करती है इस एक्ट के अंडर दैट इज अपीलेबल, उनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। एंड एवरी अपील shall lie to the court which appeals ordinary lie from the decisions of the court given in the exercise of the original civil jurisdiction। तो कोई भी अपील नहीं हो सकती है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली। एंड अगर कोई भी अपील फाइल की जाती है तो दैट इज टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो वो 30 दिन के अंदर फाइल करनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। लास्ट दिस सेज दैट any proceeding under any law for the time being in force for declaring any marriage to be null and void or for annulling or dissolving any marriage or judicial separation that is pending at the commencement of this act, and any such proceeding may be continued and determined if this act had not been passed. This is very important. This says that nothing contained in this act shall be deemed to fit. Whatever is written in Hindu Marriage Act ये इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी प्रोविजन को दैट इज कंटेन्ड इन द स्पेशल मैरिज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस between Hindu solemnized under that act, whether before or after the commencement of this act. So these were the sections that we have discussed under the Hindu Marriage Act. So your rapid revision of Hindu Marriage Act is completed. अगर आपका लेक्चर मिस हो गया हो फर्स्ट तो आपके पास अवेलेबल है वो रिकॉर्डेड। So before I end this video, there is a special offer that is running on Unacademy. That is, you can just use this code VB Law and you can save up to 20% off on Unacademy Judiciary subscription by use. This is valid only. ये सिर्फ आज के लिए ही valid है. This is a scholarship test that is going to be held on 15th को जो हो रहा है, ठीक है. Just enroll yourself in this. This is totally free of cost. If you are preparing for Bihar State, this batch is has started on yesterday only. Then you can just join this batch, and ये आप अपनी money भी save कर सकते हो. So you can just take the subscription and you can watch any classes. Number of batches are going on according to the states. And these are the test series that will be available to you if you take the subscription along with the theory classes. So thank you so much, learners. I'm just ending the class here only.